Good morning to everyone and welcome to the lecture number 21। आज के 21 लेक्चर में हम जो क्लास 4 आपकी चल रही थी उसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे हम लेने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि ग्रैंड पेरेंट्स किसको बोलते हैं। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर मिलके ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं। उसके बाद सन और डॉटर मिलके चिल्ड्रन बन जाते हैं और मदर और फादर मिलके पेरेंट्स बन जाते हैं। और फिर दो भाइयों के लड़के लड़की आपस में कज़िन्स कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे कज़िन क्या कहलाता है, ये दोनों। तो इस तरह से आपने लास्ट फिर परिवार के बारे में कैसे पूछते हैं, कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, इस तरह से आप पूछते थे। अब आप आज सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी में कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आज की क्लास है हमारी अंग्रेज़ी में कहते हैं। अब अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं देखो, ए पॉइंट जो यहाँ पे आपको क्लियर करना है, चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा। आपने नाम सुना होगा। चाचा मतलब आपके चाचा जी यानी अंकल जी। ताया, ताया मामा जानते हैं आप इनको अच्छी तरह से। मौसा, मौसा जी, फूफा जी, मामा जी, ताया जी, चाचा जी, इन सब को अंकल कहा जाता है। देखो इवन हम सब्जी वाले को भी अंकल कहते हैं। हम किसी को भी पापा से छोटा भाई बना देते हैं। अंकल जी ये कैसे दिया, अंकल जी ये कितने का, अंकल जी मुझे ये दे दो, अंकल जी मिर्ची क्या भाव दिए, अंकल जी टमाटर क्या भाव दिए, अंकल जी ये फ्रिज कितने का है, अंकल जी ये गाड़ी कितने की है, अंकल जी ये कितने का है। यानी हम क्या करते हैं, हम इंडियंस जो होते हैं हर किसी को अंकल बना देते हैं, यानी हर किसी को अपने पापा से छोटा बना देते हैं, छोटा भाई बना देते हैं और उसको अंकल बोल देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इंग्लिश में देखो, चाचा हुआ, ताया हुआ, मामा हुआ, मौसा हुआ, फूफा हुआ, सभी को अंकल कहते हैं, सभी को कहते हैं अंकल। तो ये पॉइंट तो आपको अच्छी तरह से पता है, बहुत ही सिंपल है। और आप नहीं भी पता है तो आप इसको दिमाग में फिट कर लेना। तो अंकल सभी को अंकल कहते हैं। चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी को अंकल कहते हैं। अब चाचा है तो क्या होगी, चाची होगी। ताया है तो क्या होगी, ताई होगी। मामा है तो क्या होगा, मामी होगी। मौसा है तो क्या है, मौसी होगी। और फूफा है तो बुआ होगी। अब इन सभी को हम क्या कहते थे, अंकल कहते थे, है ना। तो इन सभी को क्या कहेंगे, आंट या फिर आंटी और आंटी, इस तरह से, ठीक है। यानी इन सब की वाइफ को, चाचा की वाइफ क्या हुई, चाची। ताया की वाइफ क्या हुई, ताई। मामा की वाइफ क्या हुई, मामी। मौसा की वाइफ क्या हुई, मौसी। फिर फूफा की वाइफ क्या हुई, बुआ। तो इन सभी को, जैसे यहाँ पे इन सभी को हमने क्या कहा, अंकल कहा, तो इन सभी को आंट या आंटी कहना है। बहुत ही सिंपल है, क्लियर। तो ये कहा जाता है। तो कहने का मतलब चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहते हैं। तो चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको किसको आपको अंकल बोलना है और किसको आंटी बोलना है। ये बात आप ध्यान रखना। हर किसी को आंटी जी ये कैसे दिया, आंटी जी वो कैसे दिया, हम सभी को आंटी जी बना देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसको क्या बोलना है। इवन सब्जी वाली को भी आंटी कहा जाता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। किसी भी पुरुष के लिए, कोई भी जेंट होगा, जेंट्स तो बहुत सारे पुरुष हो गए, है ना। तो जेंट कोई भी जेंटल या मैन है, तो किसी भी पुरुष के लिए जो आदर सूचक शब्द हैं,
सर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी इंसान है उसको हम रेस्पेक्ट देते हैं, तो रेस्पेक्ट देते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर का मतलब होता है श्रीमान जी। अब श्रीमान जी का मतलब आदर सूचक शब्द है, यानी रेस्पेक्टफुल वर्ड्स है। हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, किसी भी आदमी को हम रेस्पेक्ट देना है तो आप उसको सर बोलिए, उसकी ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह पुरुष है तो महिला भी होगी। ठीक है, तो महिला के लिए अगर आपको रेस्पेक्ट देनी है, आदर सूचक शब्द का उपयोग करना है, तो आप उसको मैडम बोलिए या फिर मैम बोलिए। ओके, धड़कन मूवी की तरह मदाम मत बोलिए, मदाम मदाम ऐसे नहीं बोलना है। ये मदाम नहीं है, ये मैडम। ओके, क्या बोलेंगे, मदाम नहीं, मैडम या मैम। देखो अब इसको फोनेटिक एक्सेंट में मैम को कैसे लिखा जाता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एम ए और यहाँ से एप्रोस्टोपी बनाया जाए, वापस ए एम, मैम, इस तरह से लिखा जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए इसके पास में पेंसिल से, मैडम या मैम, या आप यहाँ पे ये भी लिखिए। कुछ काम आपके ऊपर भी हम छोड़ते हैं ताकि आपको लिखने से वो चीज़ और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। मैम, ओके, मैम। तो अभी तक हमने ए बी सी और डी ये 4 पॉइंट्स देखे हैं। तो 4 पॉइंट में पहला पॉइंट आपका था चाचा, ताया, मामा, मौसा सभी को, फूफा सभी को अंकल बोलते हैं। इन सभी की वाइफ यानी कि चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। किसी भी आदमी के लिए यानी किसी भी पुरुष के लिए यानी जेंट के लिए आप सर का यूज़ कीजिए अगर उसको रेस्पेक्ट देनी हो, और किसी भी महिला को, किसी भी वुमेन को, किसी भी लेडी को अगर आपको इज्जत देनी है तो आप मैडम या मैम का यूज़ कीजिए। ओके, अब देखो चाचा का, आपके चाचा का जो लड़का आपको चचेरा भाई कहलाएगा। आपके मामा का लड़का आपका ममेरे यानी, आपके मौसा जी का लड़का आपका मौसेरा, और आपके फूफा जी का फूफेरा। ये सब भाई होते हैं। ताया मतलब बड़े पापा होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि चचेरे मतलब आपके चाचा का यानी कि अंकल का, आपके अंकल का लड़का या लड़की। ममेरा मतलब आपके मामा का, तो आपके मामा का लड़का या लड़की। मौसा मतलब मौसी का, मौसी का लड़का या लड़की। और फुफेरे मतलब आपके फूफा जी यानी कि आपकी बुआ का लड़का और बुआ की लड़की। ये जो आपके भाई बहन हैं वो आपके लिए केवल कज़िन कहलाएंगे। कज़िन क्या कहलाएंगे, कज़िन। एक शब्द उनके लिए है कज़िन। आपके अंकल का लड़का आपका कज़िन है, आपके मामा का लड़का आपके कज़िन है, आपके मौसा जी का लड़का, मौसी जी का लड़का आपके कज़िन है, आपकी बुआ का लड़का आपकी कज़िन है, या लड़की आपकी कज़िन, लड़का लड़की कुछ भी आपका कज़िन है। तो इन सब के लिए एक शब्द आपको यूज़ करना है कज़िन, COUSIN, कज़िन। कज़िन कभी भी जैसे मान लो मेरे मामा का लड़का है, मान लो मेरे मामा का लड़का है गोपाल है, ठीक है। मान लो मेरे मामा का लड़का का नाम गोपाल है, तो गोपाल क्या मेरा भाई हुआ, तो भाई तो मैं ब्रदर नहीं बोलूँगा उसको, केवल क्या बोलूँगा, कज़िन बोलूँगा। अब पता है कि गोपाल जो है वो ब्रदर ही होगा और सीता है वो सिस्टर ही होगी। तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड हैं कज़िन ब्रदर, या फिर आप कहें कि कज़िन सिस्टर, यानी कि कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। ओके, मेरे कज़िन हैं, कज़िन मतलब उसमें चाचा, मामा, फुआ, मौसी का लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो दोनों के लिए आप एक ही शब्द यूज़ करेंगे और वो शब्द आपका क्या है, कज़िन है। ओके,
तो आपको कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर आपको नहीं बोलना है। समझ में आ गया? ओके, तो 5 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब अगला पॉइंट बोलते हैं, एफ वाला। कोई भी विवाहित महिला है जो मैरिड वुमेन है, जिसकी शादी हो गई है, विवाहित महिला मतलब जिसकी शादी हो गई है, उसके नाम या उपनाम से पहले, नेम या सरनेम के पहले हमें जो उपनाम सरनेम, उससे पहले मिसेस लगाना है। क्या लगाना है? मिसेस। जैसे मान लो मिसेस चौहान, मिसेस सिसोदिया, मिसेस सारंग देवोद, मिसेस राठौड़, मिसेस जैन, इस तरह से, और मिसेस पालीवाल, मिसेस महाजन, मिसेस करके आप कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो यानी कि विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले, नेम और सरनेम के पहले मिसेस लगाना है। और अविवाहित महिला यानी कि ऐसी है, लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए आप मिस का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? मिस, MISS। तो आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखना है। किसी के नाम के आगे अगर मिसेस लगा है तो वो शादीशुदा है, और मिस लगा है तो वो शादीशुदा नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, मिस, ये MS वर्ड जो ऐसा है, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट नहीं, MS मतलब MS का प्रयोग आप दोनों के लिए कर सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड के लिए भी कर सकते हैं और मैरिड के लिए भी, यानी कि अविवाहित के लिए भी कर सकते हो और विवाहित, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्या? MS, मिस। ओके, तो मिस का प्रयोग आप अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कोई भी मैरिड है तो उसके आगे मिसेस लगाना है, कोई भी अनमैरिड है उसके आगे वुमेन है, महिला है, तो उसके आगे मिस लगाना है। और ये मिस जो है ये दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, विवाहित के लिए भी और अविवाहित के लिए। आपको सामने वाला बताना ही नहीं कि मैरिड है या अनमैरिड है, उस कंडीशन में आप उस नाम के आगे MS लगा दीजिए। ओके, फिर अगला है आपका ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को आजकल ग्रैंडपा कहते हैं, पा मूवी भी बनी है। तो ग्रैंडपा मतलब ग्रैंडफादर, एक पापा। फादर मतलब वैसे जनरली आप फादर मतलब पापा बोलते हैं, तो पापा में से पा हटा दिया तो ओनली पा बच गया। तो आप ग्रैंड तो ले लिया, ग्रैंडपा। ओके, ये दो शब्दों से मिलके बना है। तो ग्रैंडफादर को आजकल क्या कहते हैं? ग्रैंडपा कहते हैं। अब तीसरी पीढ़ी के लिए हमेशा ग्रैंड लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखें। अब ग्रैंड हमेशा आप तीसरी पीढ़ी के लिए लगाएंगे। जैसे मान लो आप ये सोचिए कि आपका लड़का है तो सन, आपके लड़के का लड़का है तो ग्रैंड सन, यानी कि तीसरी पीढ़ी हो गई तो हमें ग्रैंड लगाना है। इस तरह आपके पापा है तो आप फादर बोलेंगे, आपके पापा के पापा यानी कि दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर। ठीक है, तो आप तीसरी पीढ़ी के लिए हमेशा क्या लगाएंगे? ग्रैंड लगाएंगे। समझ आया? ओके, ग्रैंड सन यानी पोता, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। तो ये तीसरी पीढ़ी में ही चल रहा ना। फादर के लिए डैड, फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का प्रयोग कीजिए। फादर, आजकल आप भी आपने घर में पापा बोलना बंद कीजिए, डैड या डैडी बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है बोलना। बोल के देखिए आप अपने पापा को, डैडी, कितना अच्छा लगता है डैडी। ओके, तो आप डैडी बोलिए अपने पापा को आज से। पापा एक अच्छा वर्ड नहीं है, कॉमन वर्ड है। अगर आप अपने पापा को पापा नहीं बोलेंगे, डैडी बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फादर के लिए आप डैड या डैडी शब्दों का प्रयोग आज से ही शुरू कर दीजिए। आज से अपने पापा मम्मी को आप मम्मी को मम्मा बोलेंगे। मम्मी को बहुत अच्छा वर्ड है मम्मा, या मॉम आप बोल सकते हैं, मॉम डैडी। मॉम डैडी बहुत ही अच्छी जोड़ी है। तो डैडी, पापा के लिए आज से आप वर्ड यूज़ करेंगे डैडी। ओके, और ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ। अब मदर मतलब क्या हो गया? माँ, और ग्रैंड यानी तीसरी पीढ़ी के अंदर ग्रैंड लगाया जाता है, तो ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ।
तो ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर को ग्रैंडमा कहते हैं। और शादी के बाद जो भी रिश्ते बनते हैं आपके, जैसे मान लो आपने शादी की और आपकी शादी की, तो शादी दो परिवार, दूल्हा दुल्हन की नहीं होती, दो परिवारों की शादी होती है। तो शादी के बाद रिश्तों के आगे हम इन लॉज लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं? इन लॉज। अब जैसे मान लो कि आपके पापा है तो आप क्या बोलेंगे? फादर। और आपने जहाँ शादी की तो आपके जो मिसेज के फादर हैं वो भी आपके पापा हुए, तो फादर के आगे इन लॉ लगा देंगे। तो वो रिश्ता कब बना? आपने शादी की उसके बाद ही तो बना उनसे फादर का रिश्ता, तो फादर के आगे इन लॉ लगा देंगे तो फादर इन लॉ हो जाएंगे। उसी तरह जैसे आपकी मम्मी हुई, आपकी रियल मदर तो मॉम है या मदर बोलते हैं, लेकिन आपने मान लो शादी की तो आपकी मिसेज की जो मम्मी है वो भी आपकी मम्मी हो गई, तो वो कानून के अंदर बनी इन लॉ। इन लॉ का मतलब एक कानूनी रूप से, औपचारिक रूप से, तो वो क्या हो गया? मदर इन लॉ, तो सासू माँ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन लॉ लगा देंगे। जैसे साला, जेठ, देवर, ये सब जो साला है ये रिश्ता भी शादी के बाद ही बनता है। जेठ है ये भी रिश्ता शादी के बाद बनता है। देवर है ये भी रिश्ता शादी के बाद बनता है। तो इन तीनों को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? साला हुआ, जेठ हुआ, देवर हुआ, तीनों को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। इधर साली है, भाभी है, ननंद है, तीनों को सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। चाहे साली जी हो, ये भी आफ्टर मैरिज रिश्ता बनता है। उसके बाद भाभी है तो ये भी शादी के बाद रिश्ता बनता है। ननंद है तो ये भी शादी के बाद रिश्ता बनता है। ठीक है, तो इनके आगे सिस्टर इन लॉ लगाया जाता है। तो फादर इन लॉ मतलब सासू माँ, नहीं, फादर इन लॉ मतलब ससुर जी, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, ब्रदर इन लॉ साला, जेठ, देवर, इनको ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। फिर साली, भाभी, ननंद, इनको सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। तो इन लॉज लगाया जाता है। इन लॉ मतलब कानून के अंदर, कानूनी रूप से आपने शादी की, यानी कि नैतिक रूप से। ओके, तो शादी के बाद जो भी रिश्ते होंगे उनके आगे आपको इन लॉ लगाना है। और मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप मॉम भी बोल सकते हैं, मम्मी भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। अब आपको कहना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। देखो, अब उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट इसमें पिछले लेक्चर में देखो, पहला क्वेश्चन था कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। क्या था? कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न था, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मैंने यहाँ पर आपको पेन से लिखाया था, वो प्रश्न आपको लिखना है हाउ मेनी मेंबर्स, MEMBERS, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर how many members are there in फिर your your family, FAMILY, फैमिली। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन भी आपको लर्न करना था। तो दूसरा क्वेश्चन था आपका हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब इसी में जो तीसरा प्रश्न आप ये बनाएंगे, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे बनाइए, हाउ मेनी ब्रदर्स की स्पेलिंग यहाँ दे रखी है, ब्रदर्स एंड सिस्टर यहाँ पे लिख लो, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये लिखो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। तो ये आपको लिखना है हाउ मेनी लिख के फिर लिखना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ एस लगा दीजिए, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, यानी कि आपके कितने भाई और कितनी बहनें हैं, ये क्वेश्चन।
तो पहला क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। दूसरा, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तीसरा प्रश्न, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई कितनी बहनें हैं। तो क्या बोलेंगे, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। तो अब पहला क्वेश्चन क्या था, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। दूसरा, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली। तीसरा, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। अब चौथा, ये वाला जो आया है इसका नंबर है चौथा वाला। ओके, वो दो प्रश्न लिखे हुए नहीं थे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ओके, और ये जो है ये चौथा प्रश्न है। अब इसमें क्या है ये हम देखते हैं। व्हाट इज़ योर फादर, अब इसका मतलब तो आपके पिताजी क्या है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना माय फादर इज़ मेल और फीमेल, ऐसे नहीं बोलना है। तो व्हाट इज़ योर फादर, इसका मतलब आपके पिताजी क्या है, क्या है मतलब क्या करते हैं। ओके, तो अगर आपको कहना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं तो कहना हो तो यूँ कहिए, कैसे कहिए, व्हाट इज़ योर फादर, इसका मतलब क्या हुआ, या फिर व्हाट इज़ ही, या व्हाट डज़ योर फादर डू। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, या तो आप कह सकते हैं व्हाट इज़ योर फादर, या व्हाट इज़ ही, या व्हाट डज़ योर फादर डू। तीनों का मतलब होता है आपके पिताजी क्या करते हैं। फिर आपको पूछना है कि आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं। ऐसा अगर आपको पूछना है तो आप किस तरह से पूछेंगे, वेयर डज़ ही वर्क, या वेयर डज़ योर फादर वर्क, या वेयर इज़ ही वर्किंग। किसी भी टेंस में आप पूछ सकते हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं। तो उत्तर कैसे देना है, जैसे पूछा वेयर इज़ ही वर्किंग, जिस टेंस में पूछा जाए उसी टेंस में आपको जवाब देना है। तो वेयर इज़ ही वर्किंग, तो ही इज़ वर्किंग इन करके कंपनी का नाम बोलिए। ओके, ही इज़ वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, ही इज़ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, ही इज़ वर्किंग इन रिलायंस इंडस्ट्री, ही इज़ वर्किंग इन एयरटेल कंपनी, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताया जिस संस्था में वह काम करते हैं उसका नाम उसके साथ जोड़ लें। अगर आपको पद भी बोलना है तो एज अ करके पद बोल सकते हैं, एज अ पद, और इन करके कंपनी का नाम। अगर आपको कहना है कि वह जैसे ये हैं कि ही इज़ वर्किंग एज अ डॉक्टर, ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रहे हैं किस पद पे, एज अ डॉक्टर। ही इज़ वर्किंग एज अ डॉक्टर कहाँ पे, इन एस्कॉर्ट हॉस्पिटल। तो आपको कहना है एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो आप यूज़ करेंगे ही इज़ वर्किंग एज अ डॉक्टर इन एस्कॉर्ट हॉस्पिटल। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, यानी वे एस्कॉर्ट अस्पताल में डॉक्टर हैं। तो ये था आपका। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ऊपर दिए गए तरीकों में से किसी का भी प्रयोग कर आप अपने दोस्त से उसके पिताजी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यानी कि इनमें से आप कुछ भी लेके और अपने फ्रेंड की जो फादर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। केवल पिताजी के बारे में ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के बारे में इस ढंग से सवाल किए जा सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर फादर, इसकी जगह व्हाट इज़ योर ब्रदर, व्हाट इज़ योर सिस्टर, व्हाट इज़ योर मदर, ऐसे भी पूछ सकते हैं। वेयर डज़ योर फादर वर्क, वेयर इज़ ही वर्किंग। ओके, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। आपके भाई क्या काम करते हैं, पूछने के लिए ऊपर दिए उदाहरण में आपको जहाँ फादर है उसकी जगह ब्रदर कह के सवाल करना है। जैसे ये सेंटेंस है व्हाट इज़ योर फादर, तो फादर हटा दो, व्हाट इज़ योर ब्रदर, व्हाट इज़ योर सिस्टर, यहाँ पे केवल चेंज करना है। ओके, तो आवश्यक निर्देश आपको आज हम दे रहे हैं, तो वो निर्देश आपको ध्यान रखना है। वो क्या है, नंबर 1, पीछे या ऊपर जो भी दी गई और आगे आने वाली सभी क्लासेस की बातचीत को घर पर अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ कम से कम 3 बार दोहराकर अभ्यास कीजिए। यानी कि कम से कम ये बातचीत हैं अभी तक जो भी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की बातचीत है, कम से कम आपको 3 बार रिपीट करके और आपको आगे बढ़ना है। ओके, प्रैक्टिस करनी ही है ये। तो
फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगला दिन शुरू करने से पहले पूर्व दिन के लेसन को अवश्य दोहराइए और सीखने में जल्दी अच्छी बात नहीं। यानी कि आप जैसे आज क्लास 4 सीखे हैं, लेकिन उसके पहले आपने जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो सेट लेवल की हैं उसको आपको रिपीटेशन करना है। सीखने में जल्दी नहीं करना, आराम से सीखना। परमानेंटली लाइफ लॉन्ग के लिए हम सीखते हैं, तो सीखने में जल्दी नहीं करना है आपको। ओके। और उसके बाद सभी उच्चारण के लिए डाउट सॉल्विंग क्लास की मदद ज़रूर लें। हम डाउट सॉल्विंग क्लास भी एक लगाने वाले हैं आपकी, तो आप हर प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो ये था आपका पेज नंबर 94 पे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो क्लास 4 है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठे, उसमें पहला सेंटेंस ही लिखो। प्रश्न पहले ये प्रश्न, मैंने कहा प्रश्न पूछना, सबके टंग पे प्रश्न होना चाहिए। तो पहला प्रश्न ये लिखो, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। लिखा, वीडियो को स्टॉप कर दो और लिख लिया हो तो वापस रिज्यूम कर दो। फिर आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। लिखो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। फिर लिखो, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। लिखो, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। फिर उसके बाद आप लिखो, कितने हो गए, 3 हो गए। 4th नंबर का लिखो, व्हाट इज़ योर फादर। इसमें एक और ऑप्शन डाल लो, व्हाट डज़ योर फादर डू। दोनों लिख लो एक साथ ऑप्शन डाल के, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, व्हाट इज़ योर फादर या व्हाट डज़ योर फादर डू। लिखा। फिर आपको लिखना है, वेयर डज़ ही वर्क। वेयर डज़ ही वर्क। बस ये आपको 4-5 क्वेश्चन इसमें लर्न करना है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।